आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो एवरीवन, आज तक रेडियो का स्पेशल पॉडकास्ट कोरोना कवरेज लेकर हाजिर हूँ। मेरा नाम है खुशबू। इस स्पेशल पॉडकास्ट में बात होती है कोरोना से जुड़ी वो सारी खबरों पर जिसे आपका जानना जरूरी है, चाहे वो कोई मेडिकल रिसर्च हो, कोरोना से जुड़ी दिक्कतें या आशंकाएं हो, केसेस के घटते बढ़ते मामले का एनालिसिस हो या वैक्सीन की रफ्तार हो। इस पॉडकास्ट में सब कुछ कवर करते हैं हम, ताकि आप रहें हमेशा अप टू डेट। पैंडेमिक को 1 साल हो चुका है। इसके साथ ही पूरा देश दूसरी लहर से जूझ रहा है। रोज नए केसेस, रोज नया रिकॉर्ड दर्ज होता है। कुछ राज्यों से हालात बिगड़ने शुरू हुए और अब धीरे धीरे हर राज्य में पहुंच रहा है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए और अब कुछ राज्यों और जिलों में टोटल लॉकडाउन लग चुका है। अब आप भी सोचते होंगे कि केसेस तो कम हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हमें इससे जीतने में बस कुछ ही महीने बचे हैं। लेकिन जैसा ही हमने सोचा, केसेस में उछाल आया और धीरे धीरे केसेस में इस तरह उछाल आए कि नतीजा आपके सामने है। इसमें जो बढ़त हुई उसमें हमारा एक बहुत बड़ा रोल है। वैक्सीन आने के बाद हमने मान लिया था कि कोरोना खत्म हो गया है और फिर जो प्रिकॉशंस लेने थे वो नहीं लिए गए। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर भी कुछ कोताही नहीं बरती गई। वैक्सीनेशन भी चल रहा है, लेकिन भारत की आबादी ही इतनी ज्यादा है कि वैक्सीन की रफ्तार कम लगती है। ये सारे कुछ कंसर्न्स हैं जो हमें देखने होंगे। नहीं किया तो नतीजा आपके सामने है कि आज दूसरी लहर इतनी खतरनाक और संक्रामक हो चली है। अब क्योंकि पैंडेमिक को 1 साल हो चुका है, हमने कुछ चीज़ों को नोटिस करने में ढिलाई भी बढ़ती होगी। तो भारत ने किन मायनों में अच्छा किया है, किन मायनों में स्ट्रिक्टनेस नहीं बढ़ती है, आज इसी पर बात करेंगे। यूनाइटेड किंगडम में नेशनल हेल्थ सर्विस में डॉक्टर हैं अविरल बट्स। आप लोगों ने अक्सर हमारी बातचीत सुनी भी होंगी। मैं इन्हें फॉलो भी करती हूँ ट्विटर पर। तो कुछ ट्वीट्स मैंने इनके पढ़े जिसमें इन्होंने भारत को लेकर कंसर्न जाहिर किए हैं। कहाँ क्या दिक्कतें हो रही हैं भारत को पैंडेमिक कंटेन करने में, कहाँ क्या किया जा सकता है। तो आज वो हमारे साथी हैं। उनसे सबसे पहला सवाल मैंने यही पूछा कि भारत में दूसरी लहर ने रफ्तार पकड़ ली है, अभी भारत ने पैंडेमिक को लेकर कहाँ स्ट्रिक्टनेस नहीं बरती है। देखिए, पहली बात तो हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इंडिया में कोरोना, कोविड, ये जो पैंडेमिक है, इसकी जो मैनेजमेंट है वो कोई बहुत बढ़िया नहीं हुई है और उसी का नतीजा है कि हम दूसरी वेव का इतना बड़ा प्रकोप देख रहे हैं और वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। अगर हम ऑब्जेक्टिव नंबर्स को ही लेकर चलें जो अभी हमारे पास अवेलेबल हैं, क्योंकि ऐसी बहुत कंट्रीज़ हैं जिसमें छोटे मोटे आउटब्रेक्स तो होते हैं लेकिन उनमें वेव्स नहीं आई हैं। इवन चाइना में शुरू की वेव आई, उसके बाद उनका जो कंट्रोल था वो बहुत ही बढ़िया था और अभी भी वो एक तरह की एग्जाम्पल ही है बाकी दुनिया के लिए कि बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तो सबसे पहली बात ये कि हमें ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि इंडिया में पैंडेमिक जो था उसकी मैनेजमेंट, उसका कंट्रोल बहुत बढ़िया रहा। बहुत देशों में बहुत ख़राब रहा और इंडिया भी उनमें से एक है। डॉक्टर, और क्या वजहें हैं आपके हिसाब से जिसकी वजह से हम सेकेंड वेव झेल रहे हैं? इंडिया का जो और बाकी देशों का भी जो मेन कारण रहा है कि हमने हमेशा कैचिंग अप की है। हमने वायरस से 4 कदम आगे नहीं रहे हैं, हम वायरस से 10 कदम पीछे ही रहे हैं और अभी भी वही हाल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने लॉकडाउन तो कर दिया था, लेकिन हमने जब लॉकडाउन किया तो पब्लिक को सपोर्ट नहीं मिली, इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं गई, नौकरियां चली गई, लोगों में अनसर्टेनिटी आ गई, लोगों को समझ नहीं आया कि ये पैंडेमिक है क्या चीज़ और इतने बुरे असर क्यों हैं। उस सब के चलते उनकी इकोनॉमिक स्थिति तो बुरी हुई, लेकिन साथ में जो ट्रस्ट था वो चला गया। गवर्नमेंट्स ने अपनी एक्टिविटीज़ बंद नहीं की, सेलिब्रिटी से लेकर पावरफुल लोगों ने अपनी एक्टिविटीज़ बंद नहीं की, लेकिन लॉकडाउन्स हो गए तो आम जनता को समझ नहीं आया और अभी भी नहीं आ रहा कि वाई जो प्रिकॉशंस हैं ये इतने ज़रूरी क्यों हैं। जब वो लोग नहीं ले रहे तो हम भी क्यों लें। ऐसी छोटी छोटी बहुत चीज़ें हैं जिसके चलते हमने टाइम पर साइंटिफिक स्टेप्स नहीं उठाए और जिसके चलते जो केसेस वो बढ़ते गए और रिस्ट्रिक्शंस ठीक तरह से नहीं लागू हुई, लोगों की सपोर्ट ठीक तरह से नहीं हुई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उस लेवल का रैंप अप नहीं हुआ जो हम कर सकते थे। तो ये जो मेन अभी भी वही हो रहा है कि हमारे पास 3 महीने थे, हमने वैक्सीनेशन नहीं की टाइमली और बहुत स्पीडली हमें कर देनी चाहिए थी। हालांकि हमने एक वैक्सीन को बिना फेज़ 3 ट्रायल्स के पूरे हुए हमने उसको मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन फिर भी हमारी जो वैक्सीनेशन की स्पीड थी वो बहुत स्लो थी और उसके चलते
हम जितनी जानों को, जितने इन्फेक्शंस को हम बचा सकते थे वो अब हम नहीं बचा पा रहे हैं। और अगेन हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि हमें कैचअप करना पड़ रहा है। और अगर हम इंडिया का साइज़ देखें तो इतने बड़े साइज़ पॉपुलेशन को जब कैचअप करना पड़ता है तो जो एफ़र्ट्स हैं, या तो वो एफ़र्ट्स हमें फिर 5-10 गुना और बढ़ानी पड़ती हैं, या फिर हम एक तरह से हम अपने हथियार फेंक चुके होते हैं कि अब देखा जाएगा जो होगा। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि वो क्या सोचना चाहते हैं कि एफ़र्ट्स बढ़ाई जा रही हैं, या जो लोग हैं, जो मैं कहूँ कि ड्राइव करने वाले लोग हैं, पावर में हैं, चाहे वो सेंटर हो या स्टेट्स हो, वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने छोड़ दिया है कि हम तो अपना बेयर मिनिमम कर लेंगे और बाकी देखा जाएगा जो होगा। और इसके सल्यूशन क्या हैं जो अब तक नहीं किए गए हैं? अब इसके जो सॉल्यूशंस हैं, देखिए सॉल्यूशन हर स्टेज का अलग अलग सॉल्यूशन है। आज मैं आई वुडंट लुक टू बैक इन टाइम, मैं आज की बात करता हूँ कि आज हमारे पास क्या सॉल्यूशंस हैं। पहला सबसे बड़ा चैलेंज जो है हमारे पास ये है कि बहुत अलग अलग तरीके के स्ट्रेन्स आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास बहुत बड़ा हथियार आज की डेट में है, वो है वैक्सीन्स। एक नहीं, दो नहीं, 5-6 वैक्सीन जो हैं वो अवेलेबल हैं वर्ल्ड ओवर। उसमें से सिर्फ 2 वैक्सीन हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं। मुझे कारण समझ में नहीं आता कि हम इंडिया में फाइज़र, मॉडर्ना, ये जो वैक्सीन हैं, इवन स्पुतनिक जो है उसका भी डाटा पब्लिश हो चुका है। चाइनीज़ वैक्सीन का मैंने ध्यान नहीं दिया अगर उसका डाटा पब्लिश हो चुका है। लेकिन ये वैक्सीन्स अगर जब ये इंटरनेशनली डाटा पब्लिश हो गया तो हम इनको लोकली अप्रूव और एक्वायर क्यों नहीं कर रहे? दैट इज़ माय फर्स्ट पॉइंट कि हमें वैक्सीन की जो नंबर्स हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाने होंगे, चाहे वो ख़रीदने पड़ें, चाहे उसकी हमें होम जो प्रोडक्शन है वो बढ़ानी पड़े। और उसके साथ साथ जो हमारी वैक्सीनेशन की ड्राइव है वो बहुत बड़े लेवल पे हमें इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तभी जो होगा हम सोच भी सकते हैं कि ये जो सेकेंड वेव आ रही है इतनी बड़ी मात्रा में, उसको हम किसी लेवल तक ले जाकर हम अपनी जो नुकसान है उसको कम कर सकें। अदरवाइज़ जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं, वी आर स्टेयरिंग डाउन द बैरल ऑफ ए गन, और ये कहाँ जाके रुकेगी ये कहना काफ़ी मुश्किल होगा। तो सॉल्यूशंस अभी इस स्टेज पे हमें सब कुछ छोड़कर जितने हमारे अदारे हैं, चाहे वो मैं कहूँ चाहे इवन इलेक्शन कमीशन जैसी बड़े नेटवर्क वाली चीज़ें हैं, या इम्यूनाइजेशन वाली नेटवर्क बड़ी चीज़ें हैं, हेल्थ सिस्टम्स हैं, हम सबको मिलकर अगले 6 महीने में, अगले 1 साल के अंदर मेजॉरिटी पॉपुलेशन को, स्पेशली हाई रिस्क हेल्थ केयर वर्कर्स, 30+ के लोग जो हैं, सबको वैक्सीनेट कर लेना चाहिए। एटलीस्ट 1 वैक्सीन डोज तो मिलनी चाहिए, 2 मिल जाएं तो बहुत ही बढ़िया है। दैट विल बी अवर वेरी फर्स्ट स्टेप। उसके अलावा हमें इसके ऊपर मिनिमम जब हम कहूँ मॉर्टेलिटी के साथ, मौतों के साथ, हम इसको कैसे कंट्रोल में करेंगे ये सोचना काफ़ी मुश्किल है। फिर आपके हिसाब से डॉक्टर इन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने में कहाँ दिक्कतें आ रही हैं और क्यों आ रही हैं? देखिए सॉल्यूशंस, जैसा मैंने पहले कहा, सॉल्यूशंस डे 1 से कोई ना कोई सॉल्यूशन साइंस ने, एक्सपीरियंसेस ने, चाइनीज़ एक्सपीरियंस ने, बाकी ने हमें पेश किया है। अब उन सॉल्यूशंस को, एक तो पैंडेमिक में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अर्ली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशंस, इमीडिएट अर्ली क्रेडिबल इम्प्लीमेंटेशन, ये बहुत ज़रूरी हैं चीज़ें। जितना हम डिले करते हैं उतना वो सॉल्यूशन जो है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी एफिकेसी है, वो कम होती जाती है और नई प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम अगर जो सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, उसमें सबसे ऊपर जो मेरे हिसाब से दिक्कत है वो है प्रायोरिटाइजेशन की, वो है साइंटिफिक माइंडसेट की एट द टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जिन कंट्रीज़ ने पेंडेमिक को डील करने के लिए स्पेशल बॉडीज़ बनाई और उन बॉडीज़ को मतलब जैसा मैं कहूँ कि उनके जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स थे, उनका पूरा सपोर्ट था और उनके जो डिसीजन थे वो एज इट इज़ इम्प्लीमेंट होते गए, और वो बॉडीज़ में साइंटिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, इवन इकोनॉमिस्ट, सब में उन्होंने मिलकर जो डिसीजन लिए और उनको इम्प्लीमेंट किया, वो कंट्रीज़ के जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो काबिल तारीफ़ नहीं, वो एक मॉडल है। तो ऐसी कंट्रीज़ बहुत हैं। हांगकॉन्ग वाज वन एग्जांपल, इवन न्यूजीलैंड से लेकर चाइना, अगेन कमिंग बैक टू चाइना का मैं एग्जांपल इसलिए लेता हूँ क्योंकि वो इंडिया से बड़ी कंट्री है पॉपुलेशन में, और उन्होंने भी करके दिखाया है कि कैसे हमें अर्जेंट इम्प्लीमेंट करना है, साथ के साथ और प्रायोरिटी बेस पे। अब देखिए आज की डेट में अगर हम देखें तो इलेक्शंस हो रहे हैं चारों तरफ। टू बी ऑनेस्ट, कोरोना का अभी इसीलिए दोबारा से खबरों में आनी शुरू हुई है क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। 1-1.5 महीना पहले तक इलेक्शंस की पूरी तैयारी चल रही थी, किसी की बात भी नहीं हो रही थी कि वैक्सीनेशन को हमें किस लेवल पे लेके जाना है। तो ये जो प्रायोरिटीज़ हैं, कोरोना किसी को ज़्यादा टाइम नहीं देती है।
वी हैव नोन इट। अब हमें 1 साल हो गया है। अगर हम कहें कि अब हम जैसा वो कहते हैं कि हम पकड़े गए, एकदम से हमें मालूम नहीं था, अचानक से सब कुछ हो गया, वो कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि 1 साल से हमें चीज़ें मालूम हैं। और जो अभी तो हमारे पास वैक्सीन आ गई हैं, तो साल पहले तो वो भी नहीं था। तो ये जो हथियार हैं, इनको हमें इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना है। प्रायोरिटी टॉप मोस्ट होनी चाहिए। अगर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको इमीडिएटली सॉल्व करके लोगों को घर भेजना चाहिए। जो इलेक्शंस हैं उनको अगर पोस्टपोन करना पड़े पोस्टपोन करना चाहिए। और एग्जैक्टली मैंने कहा कि वैक्सीनेशन कीजिए, रिस्ट्रिक्शंस कीजिए, फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए अगर रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं तो। दीज आर द ओनली वेज। और लोगों का जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट्स में, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। और WHO के जो चीफ हैं वो अक्सर यही कहते हैं कि साइंस और सॉलिडेरिटी जो है, ये दोनों चीज़ें जब तक साथ साथ नहीं चलेंगी तब तक हम इस पैंडेमिक पे काबू नहीं पा सकते। अगर डॉक्टर मान लीजिए कि सरकार इन सब चीज़ों को नोट करने के बावजूद भी इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो कैसा होगा? जी, वर्स्ट केस सिनेरियो जिसकी मुझे अक्सर बहुत फिक्र होती है, उसमें 2-3 चीज़ें मुख्य हैं। एक तो ये कि कितनी मौतें होंगी वो कहना बहुत मुश्किल है। देखिए, इंडिया में जो डेथ्स का रजिस्ट्रेशन है वो नॉर्मल टाइम में 20-25% ही डेथ्स जो रजिस्टर होती हैं, उनका सिर्फ 20-25% जो होती हैं डेथ्स, वो हमें मालूम होता है कि उनका कारण क्या हुआ। कोविड के टाइम पे कितनी डेथ्स हो रही हैं, उनके क्या कारण है, कोविड से कौन कौन सी डेथ्स हो रही हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो डेथ्स सबसे पहले फिक्र है कि कितनी डेथ्स होती हैं, कितने लोग अपनी जान गंवाते हैं। और यही नहीं कि हेल्दी लोग जान गंवा रहे हैं, जिन लोगों की ज़िंदगी अभी 5, 10, 15 साल और बची थी किसी भी कारण से, किसी बीमारी से, अगर वो इसके कारण जल्दी डेथ हो रही है, वो भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वो सबसे पहली मेरी चिंता है कि ये वर्स्ट केस सिनेरियो है कि डेथ्स का नंबर कितना बढ़ता है। 1920 का अगर पैंडेमिक देखें तो मिलियंस में इंडिया में डेथ्स हुई थी। दूसरी बात आती है कि जो मॉर्बिडिटी होती है, कि कोविड होने के बाद जो लोग रिकवर कर रहे हैं उनकी जो सफरिंग है वो तो अभी किसी गिनती में नहीं आ रही है इंडिया में। और इवन वेस्ट में भी उसके ऊपर अभी रिसर्च शुरू हो रही है, अभी धीरे धीरे पिकअप हो रही है, लेकिन इंडिया में तो उसका पता नहीं कब नंबर आएगा। बट पीपल आर सफरिंग, और इवन यंगस्टर्स दे आर सफरिंग फ्रॉम फटीग से लेकर, उनको सांस बहुत फूल रहा है, उनके हार्ट की इश्यूज़ हो गए हैं, लंग्स के इश्यूज़ हो गए हैं, किडनीज़ पे असर, मतलब हर सिस्टम पे असर हो रहा है, मेंटल हेल्थ पे असर हो रहा है। तो ये मॉर्बिडिटीज़ का दूसरा मेरा बहुत बड़ा फिक्र है वर्स्ट केस सिनेरियो का। और उसके बाद जो बहुत बड़ा फिक्र ये है कि अगर हम इसी तरह से स्लो स्पीड पे काम करते रहे तो आने वाले समय में होगा ये कि नए नए स्ट्रेन्स जो हैं वो बनते रहेंगे। देखिए, ये जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेन्स आए हैं उनमें से एक पे जो स्टडी हुई वो इसलिए आई क्योंकि एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में वो स्ट्रेन किस तरह अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके जंप किया। तो अगर वो स्ट्रेन्स जैसा हम कहूँ कि पैची तरीके से इम्यूनाइज्ड पॉपुलेशन में घूमता रहा तो वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता जाएगा, अपने आप को इवॉल्व करता जाएगा, और वो जो स्ट्रेन्स आएंगे दे आर गोइंग टू बी इवन मोर डेंजरस। हमें नहीं मालूम कि वो क्या लेकर आएंगे। खबरें आ रही हैं कि अब बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहे हैं, अभी मुझे डाटा उसका देखना है। दीज आर मोर जैसा कहूँ ऑब्जर्वेशंस हैं विच आर नॉट रियली क्रेडिबल ऑलवेज, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि नया स्ट्रेन ऐसे हैं जो वैक्सीन की इम्यूनिटी को ही बाईपास कर दें। तो ये सब अननोन जो चीज़ें हैं, और अगर ऐसा होता रहा, मान लीजिए ऐसा अगले 2-3 साल होता रहा, और इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतनी डाइवर्स एथनिसिटी है, और लोगों का आना जाना इतना ज़्यादा रहेगा, तो इंडिया कैन बिकम अ हब ऑफ दीज डेंजरस स्ट्रेन्स। दैट इज़ माई वर्स्ट फियर कि दुनिया चाहे जितनी मर्जी वैक्सीनेशन कर ले, अगर हम नए नए स्ट्रेन्स निकल के आ रहे हैं। देखिए, यूएस बड़ी पॉपुलेशन है, उन्होंने 50% अपना कर लिया है, चाइना कंट्रोल कर रही है, इंडिया बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन इंडिया में अगर स्ट्रेन्स नए बनते गए, अगर हम हॉट बेड ऑफ न्यू एंड डेंजरस स्ट्रेन्स बन गए, तो दैट विल बी अ ह्यूज चैलेंज, ना ही सिर्फ इंडिया के लिए, पूरी दुनिया को उसको टैकल करने में मुश्किल हो सकती है। ये मेरा एक वर्स्ट केस सिनेरियो का फिक्र है। अभी वैक्सीनेशन शॉर्टेज की खबर भी है, वो भी एक ऐसे वक्त में जब हम फिर से उसी दौर में जा रहे हैं। जितनी भी आबादी है भारत में, उसके लिहाज से ये वैक्सीन शॉर्टेज क्या जेन्युइन है या ऐसा होना स्वाभाविक है, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये कितना बड़ा सेटबैक है वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए? देखिए, वैक्सीन शॉर्टेज जो है वो आनी ही आनी है।
बिकॉज वैक्सीन डोजेज आर ऑलवेज लिमिटेड। तो लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से होनी चाहिए और बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए, तो वो अब नहीं हो पा रही है। अगेन उसके कारण वही है कि प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन हमारी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की एनिमी को हम फाइट कर रहे हैं और जितना बड़ा हमारा देश है। तो अगेन वैक्सीन की कमी सब देशों में आ रही है, लेकिन कुछ देशों ने, अगर हम ध्यान से सोचें तो बहुत पहले से ही वैक्सीन की जो डोजेस थी उनको अवेल कर लिया था। इंडिया ने अपनी जो होम ग्रोन रिसर्च है उसको और पैसे डालने चाहिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 3,000 करोड़ एक्सपेक्ट कर रही है कि अगर उसको मिलते हैं तो वो और रैंप अप कर सकती है एक डेढ़ महीने में अपनी वैक्सीनेशन। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के उनको हमें फ़ंड करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड फंड इट, और ताकि वो जो एटलीस्ट एक वैक्सीन की जो सप्लाई है इंडिया के लिए वो कांस्टेंट रहे। तो ये जो स्टेप्स हैं और बाकी जो वैक्सीन्स हैं, मॉडर्ना, फाइज़र, जॉनसन वाली जो आ रही है, या इवन रशियन वैक्सीन है, वो सब को हमें अवेल करके उसकी जो डोजेज है वो हमें लेते रहना चाहिए, ख़रीदते रहना चाहिए। और जो वैक्सीनेशन है उसको हमें एकदम टॉप प्रायोरिटी पे, ये मतलब नेशनल सिक्योरिटी से लेकर नेशनल हेल्थ इशू से लेकर ये सब चीज़ों के एकदम टॉप प्रायोरिटी पे ये हमें रख कर इसको आगे करना चाहिए। तभी हम जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको उस लेवल तक लेके जा सकते हैं जिसका एक्चुअली बेनिफिशियल इफ़ेक्ट होगा। अदरवाइज हम इतने रिसोर्सेज, इतना पैसा और सब कुछ डालेंगे भी, लोगों की दिलों में उम्मीदें भी जगाएंगे, बट अगेन इफ़ वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग तो ये बहुत बड़ी वेस्टेज होगी। डॉक्टर, मैंने आपका एक ट्वीट भी देखा था, आपने कहा कि एब्सोल्यूट नंबर्स में वैक्सीनेशन रेट के बारे में बताना सही नहीं है। अब तक किस रफ्तार से भारत में वैक्सीनेशन किया जा रहा है और क्यों एब्सोल्यूट नंबर्स में वैक्सीनेशन रेट के बारे में बताना सही नहीं है आपके हिसाब से? जी, ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर्स अगर जब हम वैक्सीनेशन के बताते हैं तो वो हमें रियलिटी नहीं बताते। इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, तो उसकी अगर 1% पॉपुलेशन भी अगर वैक्सीनेट होती है तो वो मिलियंस में चले जाते हैं, जो कि अच्छी कंट्री से ज़्यादा की पॉपुलेशन हो जाती है। तो हमें लगता है कि हमने बहुत वैक्सीनेशन कर दी, और इससे एक गलत तरीके की धारणा बनती है समाज में कि हम बहुत बढ़िया वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो हम सेफ़ हैं, एंड दैट इज़ एक्चुअली इवन मोर डेंजरस। तो हमें जब वैक्सीनेशन की बात करनी है तो हमें एब्सोल्यूट नंबर्स की बजाय जो रेट ऑफ वैक्सीनेशन है, जैसे कि 100 लोगों के पीछे हमने कितने वैक्सीनेशंस किए हैं, कितने परसेंटेज पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया है, वो हमें बताता है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें और कितना आगे जाना है। उसकी एक उदाहरण दूं तो जैसे आपने पूछा कि इंडिया में अभी तक देखिए हमने सिर्फ 100 में से 5 लोगों को 1 डोज वैक्सीन दी है, और हमने अभी तक एक भी ऐसा 100 में से इंसान नहीं है जिसको हमने दोनों डोज दे दी हों। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि जब हम बिलियंस की बात कर रहे हैं तो हमें कितनी दूर अभी जाना है। उसके अगर मैं कंपैरिजन में आपको यूएस की बात करूं तो यूएस का अभी का जो डाटा है वो एटलीस्ट 33% ऑफ पीपल जो है, हाँ, उनको उन्होंने वैक्सीन का 1 डोज दे दिया है, और 20% को उन्होंने फुली वैक्सीनेट कर दिया है। इवन ब्राज़ील का 10 का नंबर है वो 10% का, जो कि इंडिया का अभी 5% के आजू बाजू है, और द बेस्ट केस सिनेरियो इजराइल का है। 60% पॉपुलेशन को उन्होंने फर्स्ट डोज दे दिया, और ऑलमोस्ट 54%, 54% को उन्होंने 2 डोजेज दे दी हैं। तो जब हम प्रतिशत में या पर 100 में बात करते हैं तब हमें मालूम चलता है कि हम कहाँ पे हैं। तो इंडिया अभी बहुत स्लो है। 5 पर 100 में अगर जब हम दे दिया है अभी सिंगल डोज, तो हमें अभी तो उस 5 को 100 तक लेके जाना है, विच इज़ अगेन वेरी स्लो। और जितना हम उसको डिले करते हैं तो जिनको ये 5%, 10% को हमने दिया भी होगा, वो भी खतरे में रहेंगे, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि अगर नए स्ट्रेन इसको बाईपास करते हैं तो इन लोगों को हमें फिर से देनी पड़ सकती है। अभी भारत में 5 राज्यों में चुनाव भी हो रहे हैं, दूसरी लहर के बीच ही रैलियां हो रही हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही हैं, तो अभी तो इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब हम सब इसको निपटा लेंगे चुनाव, तो ये कितना बड़ा रिस्क उभर कर आएगा? जी देखिए, वो जब मैं भीड़ें देखता हूँ रैलीज़ की, और जिस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं और लीडर्स भी उसी में हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोरोना तो है ही नहीं उस जगह में, और दिल बैठ जाता है, दिल दहल जाता है मेरा, इसलिए कि अगर उसमें मान लीजिए 1000 लोग भी हैं, वैसे तो हज़ारों लाखों की तादाद में लोग दिखने को मिल रहे हैं और अलग अलग जगह मिल रहे हैं, और ये लीडर्स और उनकी टीम्स जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो अगर वो उनकी टीम्स में से लोगों ने कैच करना शुरू कर दिया, और तब तक जिससे पहले कि हम उनको डिटेक्ट कर पाएंगे, उन्होंने लाखों लोगों में वो बीमारी जो है फैला दी होगी। और अगर स्ट्रेन्स नए आ गए
और इतना फैलाव हो चुका है 4-5 जितने भी स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इसका जो असली जो चेहरा है वो आने वाले कुछ हफ्तों में, एक और महीनों में हमें सामने आने का बहुत बड़ा डर है मुझे इस बात का। टू बी ऑनेस्ट, मैं इस इलेक्शन के रिजल्ट्स की तरफ इतना क्यूरियसली नहीं देख रहा हूँ जितना ये देख रहा हूँ कि 2 महीने बाद हमारा केस रेट क्या होगा। होपफुली इतना बुरा नहीं होगा, लेकिन उसका डर है जो बहुत बड़ा बना हुआ है ये सारे एक्सपोजर के चलते। डॉक्टर, इस बीच जो है इंडिया का डबल म्यूटेंट स्ट्रेन की भी बातें हैं, वो कितना बड़ा खतरा रहेगा? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मैंने डबल म्यूटेंट स्ट्रेन जो है इंडिया वाला, उस पर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में देखा नहीं, लेकिन थोड़ा इमेटीरियल है इस स्टेज पे, क्योंकि जिस तरह से फैली है और जिस तरह से फैल रही है और जिस तरह से पोटेंशियल बना हुआ है इन सब रैलीज़ के चलते, नंबर ऑफ स्ट्रेन्स जो कि म्यूटेंट स्ट्रेन्स होंगे वो एक से तो बहुत ज़्यादा होंगे। हमने डिटेक्ट नहीं किए हैं, हम टेस्ट उस लेवल के नहीं कर रहे हैं, वो टेस्ट्स की फिर हम सीक्वेंसिंग उस लेवल की नहीं कर रहे हैं, तो स्ट्रेन्स तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा होने चाहिए। तो एक डबल म्यूटेंट स्ट्रेन जो है, हमें ये भी नहीं मालूम कि ये जो डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है वो कितने परसेंटेज केसेस हैं जो अपने इंडिया में उसको कवर कर रहा है। तो अभी ऑल दिस डाटा हैज़ टू कम, लेकिन हाँ, म्यूटेशंस जो है ये डबल म्यूटेंट स्ट्रेन में भी, पहले भी खैर डबल म्यूटेंट स्ट्रेन्स रहे हैं, लेकिन इसकी जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो स्पीड ऑफ स्प्रेड है अभी इंडिया में जैसा हम देख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। जिन लोकल लोगों से बातें हो रही हैं वो यही कह रहे हैं कि पहले से डबल ट्रिपल स्पीड से चीज़ें बढ़ रही हैं, और इसका मतलब एक ही है कि जो स्ट्रेन है वो तेज़ी से फैल रहा है, जैसे हर बाकी ब्राज़ील में फैला है, यूएस में फैला है, यूके में फैला है, तो इंडिया इज़ नो डिफरेंट। और इसका ख़तरा एक से तो इसका तो बड़ा ही हुआ है, जैसा मैंने पहले कहा कि मुझे जो बड़ा डर वो ये है कि और कितने स्ट्रेन्स हैं जो अभी पॉपुलेशन में घूम रहे हैं और जिसका हमें अभी मालूम भी नहीं है। डॉक्टर, जब मैंने आपके ट्वीट्स देखे तो उसमें आपने इजराइल का जिक्र किया है, हम उनकी पॉलिसी पर बात भी कर चुके हैं। पैंडेमिक से बाहर निकलने का जो इजराइल का मॉडल है वो क्यों इतना इंस्पायरिंग लगता है अभी के ट्रेंड में, जब भारत में केसेस फिर बढ़ने लगे हैं, लाखों केसेस आ रहे हैं एक दिन में? जी बिल्कुल, मैं ट्वीट्स में भी यही बात कर रहा था कि अगर हम इज़राइल का डाटा देखें तो जैसे ही उन्होंने वैक्सीनेशन की है तो उनके जो हम कहें कि क्रिटिकली इल या हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स हैं उनमें इतना बड़ा ड्रॉप आया है, 70-80% का वो ड्रॉप आया है। केसेस में ड्रॉप आया है, मतलब 90% से प्लस केसेस जो थे वो ड्रॉप आ गए। जो क्रिटिकली इल थे, जो कि जैसे आईसीयूज़ वगैरह में थे, उनमें बहुत बड़ा ड्रॉप आया है। उनमें आई थिंक 90% का ड्रॉप आया है, हालांकि उन्होंने अभी 50% से भी कम तब किए थे वैक्सीनेशंस पूरे उनके कंट्री में। और जो डेली डेथ्स थी उसमें भी 80-90% का ड्रॉप आया है। हमने स्कॉटलैंड में भी यही देखा है कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ती गई है वैसे वैसे केसेस और डेथ्स और क्रिटिकली इल जो लोग हैं उनका नंबर जो है वो कम होता गया है। तो ये जो मॉडल हैं ये फिर उसी चीज़ पे बेस्ड हैं कि रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, लेकिन साथ में वैक्सीनेशन की स्पीड जो थी वो इतनी ज़्यादा की कि वो मैटर करे, ताकि लोगों में केसेस, डेथ्स, क्रिटिकल जो स्टेजेस हैं वो ड्रॉप डाउन करें, और तभी उसका बेनिफिट होता है। तो इज़राइल का ये जो मॉडल है इसलिए इंस्पायरिंग है कि उन्होंने इतनी स्पीड से 50-60% लोगों में वैक्सीनेशन कर दी और उन्होंने अपनी इकोनॉमी खोल दी है। आई शुड ऐड हियर कि दिस डजंट मीन कि दे आर सेफ़। ऐसा भी नहीं है कि वो हमेशा के लिए सेफ़ हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर जब अगला कुछ भी प्रॉब्लम आती है, जो कि आएगी अभी उनको, लेकिन दे आर वेरी वेल प्लेस्ड टू डील विद इट। अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो अभी हमें पहली डोज ही नहीं लगी है। नए स्ट्रेन्स अगर आते हैं उससे क्या होगा हमें नहीं मालूम। तो हम अगर नई प्रॉब्लम जो आएंगी उसको डील करने के लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। तो इसीलिए इज़राइल की जो एग्जांपल है, या इवन जैसा मैंने यूके का भी नाम लिया, इवन यूएस का नाम लिया, दे आर डूइंग प्रीटी गुड जॉब। तो और उसका बेस सबका यही है कि रिस्ट्रिक्शंस प्लस स्पीडी वैक्सीनेशन, यही एक रास्ता है। ऑन एन एंडिंग नोट डॉक्टर, पैंडेमिक जो है इस साल और आने वाले दिनों में किस तरह से डेवलप करेगा? क्या हम इसे बेहतर सीख पाएंगे फ्यूचर कोर्स के लिए? आपकी क्या राय है? देखिए, साल अगला कैसा रहेगा ये स्टेज पे कहना काफ़ी मुश्किल है। उम्मीद तो ये थी कि पिछला जो साल निकला है उससे हमने बहुत कुछ सीखा होता और बहुत नए नए सिस्टम्स ऐसे हमने डाले होते जिसके बेस पे हम कह सकते कि कोई बात नहीं, आने दीजिए, अगला साल हम देख लेंगे। ऐसा लग नहीं रहा है। स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं, कुछ ऐसे डायनामिक सिस्टम्स नहीं हैं। कुछ ऐसा मैं सोच रहा था कि ये इतनी कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि हम एक
बहुत ही बढ़िया रोबस्ट वैक्सीनेटिंग सिस्टम जो है वो तैयार कर सकते हैं इस पूरी चैलेंज में, और जिसमें कि हम मान लीजिए तकरीबन 60-70 करोड़ अगर लोगों को हम 6 महीने में 4 महीने में अगर हम वैक्सीनेट कर देते हैं, 2 बार वैक्सीनेट कर देते हैं और ऐसा हम सिस्टम बनाते हैं, तो इट विल बी अ ह्यूज अचीवमेंट, बिकॉज कोरोना वायरस इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। अभी लोग उस पर आ नहीं रहे हैं कि देखिए एक बार 2 डोजेज़ मिल गई तो उसके बाद बूस्टर डोज की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिस तरह से स्ट्रेन फैल रहे हैं। क्योंकि आज से साल पहले कंट्रीज़ ने, लोगों ने, गवर्नमेंट्स ने साइंस की बात नहीं सुनी कि हमें इसको वी हैव टू स्टॉप इट इमीडिएटली, और अब उसके चलते अगला स्टेप ये आ गया है कि नए नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, और उससे अगला स्टेप ये आ गया है कि बड़ी बड़ी पॉपुलेशंस में, इंडिया जैसी पॉपुलेशंस में ये स्ट्रेन्स और बढ़ रहे हैं और फैल रहे हैं। तो इस सब के चलते एक तरफ तो मुझे उम्मीद तो यही थी कि हम बहुत कुछ सीखेंगे, हम नए सिस्टम्स डेवलप कर लेंगे ताकि हम आने वाले सालों के लिए हम तैयार रहें। लेकिन अगर पिछले साल की तरफ मैं नज़र डाल के देखूं और पिछले 3-4 महीने पे ही नज़र डालूं तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि जनवरी के बाद हमने वैक्सीनेशन की स्पीड ही इतनी स्लो करी कि अब हम अगेन कैचअप कर रहे हैं। तो ये जो कैचअप की जो हमारी मेंटेलिटी है, जो माइंडसेट है, हमें सबसे पहले उसको तोड़ना पड़ेगा और हमें 4 कदम वायरस से आगे जाना पड़ेगा। अगर हम ये ही सीख इससे ले लें और आज की डेट से आगे कैसे बढ़ा जाए, बजाय कि हम सिर्फ कैचअप करें, तो हमें एक बार डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एक बार मेहनत करनी पड़ेगी। कैचअप भी साथ में होना चाहिए, आगे का भी प्लान करना चाहिए। लेकिन अगर हम एक बार उस स्टेज पे आ जाते हैं कि हमने आगे के 6 महीने अंडर कंट्रोल कर लिए हैं, देन दैट आई विल बी मोर एट पीस। लेकिन अभी फ़िक्र यही है कि हम अगर कि हम अभी कैचअप ही करेंगे, और ये कैचअप का प्रॉब्लम ये है कि वो क्या नया रूप लेती है वो हमें नहीं मालूम। जिस तरह से पहले पैंडेमिक आया था वो क्या नया रूप ले रहा था हमें नहीं मालूम, अब सेकंड वेव क्या नया रूप ले रही है वो अभी हमें नहीं मालूम। उसके बाद क्या स्ट्रेन्स आते हैं, क्या नए चैलेंजेस आते हैं, वी स्टिल डोंट नो। और टू चेज द अनसर्टनिटी इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स, और इफ़ दैट हैज़ टू बी डन बाय अ कंट्री ऑफ 1.3 बिलियन पीपल, जो पूरा चैलेंज है वो 1.3 बिलियन के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक द पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट्स, दे शुड जस्ट गेट बिहाइंड द साइंस। और जितने रिसोर्सेज की इंडिया में कमी नहीं है, सॉरी मैं थोड़ा लंबा बोल रहा हूँ, लेकिन जस्ट टू फिनिश इट ऑफ कि रिसोर्सेज की इंडिया में कमी नहीं है। व्हाट वी नीड इज़ साइंटिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द थिंग्स, और नॉट पैच वर्क, नॉट 1 or 2 rhetoric decisions, but a visionary पॉलिसी मेड लुकिंग फर्दर के भी 6 महीने, साल में हमें यहाँ पहुँचना है, और उसमें क्या क्या मुश्किलें आएंगी उसको हम कैसे मीट आउट करेंगे, और उसके लिए पैसा जो है कहाँ से कितना आएगा, बहुत ज़रूरी है। तो जब तक हम इस डिटेल प्लानिंग के साथ हम ज़मीन पे नहीं उतरेंगे, आई एम रियली सॉरी टू थिंक अबाउट इट, बट जो फ्यूचर होगा वो थोड़ा भयावह ही लग रहा है। और भयावह के साथ साथ थोड़ा अनसर्टेन है। भयावह तो पता नहीं, वो दोनों साइड जा सकता है, प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है, बट इट इज़ अनसर्टेन, एंड अनसर्टेनिटी इज़ नेवर ग्रेट इन सच सिचुएशंस। तो ये थे डॉक्टर अविरल वत्स। तो भारत को अभी अपने रिसोर्सेज को अच्छे से और यूज़ करना होगा, सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करने में कोई कोताही नहीं बरतनी होगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट लोगों का विश्वास जीतना होगा अगर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। चलिए फिर आज के कोरोना कवरेज को हम यहीं विराम देते हैं। ऐसे कई इंटरेस्टिंग टॉपिक और एनालिसिस हम लेकर आते हैं आपके लिए हर गुरुवार और रविवार। प्रोग्राम से जुड़ा आपका कोई सवाल, सुझाव, शिकायत हो वो हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल है radio@aajtak.com। मिलते हैं इस संडे को, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें।
आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां।